इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। टाइटैनिक यानी वही जहाज जिस पे हमने फिल्म देखी थी, उस जहाज के डूबे हुए मलबे को ढूंढने या यूं कहें देखने के लिए कुछ रईस ज्यादा जाते हैं। टाइटन नाम की वो पनडुब्बी रहती है, लेकिन अब वो पनडुब्बी खुद जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। जी हां, हम आपको वो जगह बताएंगे कि कहां पर टाइटैनिक का मलबा ढूंढने ये टाइटन नाम की जो पनडुब्बी जाती है, उसे देखने जाती है, और इसमें कौन कौन लोग सवार थे और अब उनकी क्या कुछ हालत हो रही है। लेकिन आपको इस पूरे घटनाक्रम को समझने से पहले इस मैप को देखना बेहद जरूरी होगा कि आखिर टाइटैनिक सबमरीन कहां पर इस समय नहीं मिल पा रही है। दरअसल अटलांटिक महासागर की तलहटी में टाइटैनिक जहाज डूब गया था। उस जहाज को लेकर काफी जो है इसमें फिल्म भी बन चुकी है, काफी मीम्स भी बनते रहते हैं, काफी जो हम चर्चा का विषय भी बनते रहते हैं। तो अब यूरोप और अमेरिका के कुछ जो रईस लोग हैं, उन्हें देखने के लिए एक उन्होंने टाइटन नाम के एक सबमरीन यानी कि पनडुब्बी जो है उसे हायर की। उसमें बैठकर वो लोग इसमें जाते हैं। अब ये वो जगह है जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये टाइटैनिक का मलबा यहां पर है, और ये वो पनडुब्बी है, ओशन गेट टाइटन के नाम से ये वो पनडुब्बी है जिसके जरिए ये गए हैं। इस पनडुब्बी को आप ध्यान से देखिए, इसमें बैठने की कितनी सीमित जगह है, और इसमें करीब 6 लोग इसमें गए हैं, जिसमें इस ओशन गेट टाइटन का जो मालिक हैं वो भी गए हैं। और जो इसके पूरे के पूरे जो गहराइयों के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये अमेरिका है, और अमेरिका का ये जो है इतनी दूरी पर यहाँ पे जो टाइटैनिक का मलबा है, अटलांटिक महासागर है, और यहाँ पर ये पूरे के पूरे जो लोग हैं वो जाते हैं और यहाँ पर वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब ये कितना बड़ा ये जोखिम उन्होंने उठाया है। सिर्फ 96 घंटे का इसमें जो है ऑक्सीजन थी। इसमें क्षमता हम आपको बता दें, इस सबमरीन की क्षमता क्या थी। इस क्षमता जो यानी कि बैठने कितने लोग इसमें बैठ सकते थे, इसमें 1 पायलट 4 यात्री के डायमेंशन में। इस कितने बाई कितने का अगर आप बता दें कि 6.7 मीटर से गुणा करें 2.8 ये इसकी लंबाई है, और गुणा 2.5 यानी 2.5 मीटर की इसकी ऊंचाई है। मतलब कि बहुत ज्यादा इसमें बैठने की स्पेस नहीं, आप शांति से आप इसमें सिर्फ एक बैठ सकते हैं। 96 घंटे का इसमें ऑक्सीजन बाकी बचा था, 96 घंटे का इसमें वो था। इसी बीच इनको जाना था, देखना था, वापस आ जाना था। लेकिन अब ये 96 घंटे का जो टाइमलाइन वो पूरी हो चुकी है, और अब तक ये पनडुब्बी कहां है किसी को मालूम नहीं है। इस पनडुब्बी के बारे में आपको बता रहे थे कि इसमें 4 इलेक्ट्रिकल थ्रस्टर्स सबमरीन को 3 समुद्री मील तक दिशा में देते हैं, और इसमें प्रेशर वेसल जो है 96 घंटे का लाइफ सपोर्ट है, यानी कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन जो है वो 96 घंटे का है। तो ये पूरा का पूरा इसका जो आपको हमने बताया कि किस तरह की इसकी बनावट है। अगर इससे आप समझ ही गए होंगे कि हिलने डुलने या खड़े होने के लिए इसमें बहुत ही सीमित जगह है, क्योंकि आप इसमें साइज आप समझ ही चुके हैं कितने कम जो छोटी साइज है। और कार्बन फाइबर की बनी है ट्यूब, अगर आप समझना चाहें कि किस तरह की बनी है ट्यूब, तो कार्बन फाइबर से बनी है ट्यूब, जो कि काफी मजबूत है और पानी को रोकने में बहुत ही सक्षम है। 9 फीट चौड़ा और 8 फीट लंबा है ये टाइटैनिक सबमरीन। ये टाइटन सबमरीन जो है वो 9 फीट चौड़ा और 8 फीट लंबा है। तो ये पूरे का पूरा जो है इसका जो है। और अब आपको मामला एक बार और फिर से समझाते हैं कि दरअसल रविवार को एक टूरिस्ट पनडुब्बी टाइटन अटलांटिक महासागर में लापता हो गई थी। इसमें 1 पायलट और 4 पैसेंजर सवार थे। दर्शकों ध्यान समझिएगा, इसमें 1 पायलट और 4 पैसेंजर सवार थे, जिसके बाद ये जो टाइटन नाम की जो पनडुब्बी है वो गायब हो जाती है रडार से। और उसके बाद इसमें 18 जून की दोपहर को सबमरीन जो है पानी में उतरने की करीब 1 घंटे 45 मिनट बाद रडार से गायब हो गई थी। 1 घंटे 45 मिनट बाद रडार से गायब हो जाती है, और इसमें सिर्फ 96 घंटे का लाइफ सपोर्ट ही रहता है, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि सिर्फ 96 घंटे का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अब जानकारी ये नहीं मिल पा रही कि सबमरीन अभी भी पानी में ही है या सतह पर आ चुकी है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर ये जो सबमरीन है वो पानी में है या सतह में आ चुकी है। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये जो इतना बड़ा रिस्की जो कहा जा सकता है प्रोजेक्ट है, उसको तमाम जो कहा जा सकता है इतने जब अमीर लोग गए हैं,
तो प्रिकॉशन क्यों नहीं लिए, सवाल उठते हैं कि भाई प्रिकॉशन लिए गए कि नहीं लिए गए। और ऐसी स्थिति में जब पनडुब्बी जा रही है, वो रडार से गायब हो जाती है, उसका ये भी मालूमात नहीं हो पाती कैसे कैसे वो कहाँ पर होगी। हालांकि अब कनाडा सहित फ्रांस के रोबोट भी जो हैं अब इनको ढूंढने के लिए जा रहे हैं, और इसको लेकर काफ़ी जो है हमको ये भी बताना चाहेंगे कि इसमें कौन कौन सवार हैं, इसमें कौन कौन लोग सवार हैं, उसकी जानकारी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण लोग इसमें पनडुब्बी में मौजूद हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। इसमें फ्रांस के डाइवर हैं पॉल हेनरी, इसके अलावा पाकिस्तानी ब्रिटिश कारोबारी शहजादा दाऊद और उनके बेटा सुलेमान, और ब्रिटेन के अरबपति हैमिश हार्डिंग, ये वही हैं जिन्होंने भारत में चीता लाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा ओशन गेट कंपनी जिसकी पनडुब्बी है, उसके सीईओ स्टॉकटन रश मौजूद हैं, और ओशन गेट जैसे कि हमने बताया कंपनी इसी टाइटन सबमरीन की मालिक हैं। तो ये ओशन गेट के जो सीईओ हैं वो भी इस पनडुब्बी में सवार हैं, और अभी तक इनका कोई मालूमात हासिल नहीं हो पाई है। 96 घंटे का जो समय है वो पूरा हो चुका है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। अब कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सकेगा, कितना मुश्किल है, किस हालातों में ये हो सकती है पनडुब्बी, और क्या टाइटैनिक को ढूंढने गई टाइटन का वही हाल होगा जो टाइटैनिक का हुआ है। इन तमाम पहलुओं को समझने और चर्चा करने के लिए हम बात करेंगे कर्नल ओपी मिश्रा जी से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद जी। कर्नल साहब, सबसे पहले जो बिजली सप्लाई अगर रुक जाती है, ऑक्सीजन और CO2 लेवल को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी ऑक्सीजन लेवल पे हम बात करें तो अगर इस पनडुब्बी की हम बात करें तो कितने परसेंटेज अब चांसेस बचते हैं जब ऑक्सीजन लेवल का वहाँ पे मालूमात नहीं पड़ पा रही है, और 96 घंटे का जो सपोर्ट सिस्टम बताया जा रहा है वो पूरा हो चुका है? सबसे पहले तो मैं जो भी लोग इस वक्त इस छोटी सी पनडुब्बी के जरिए गुम है, उनकी सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि वे सब सलामत हों और किसी चमत्कार के थ्रू वापस सरफेस पर आ जाएं। तो इस इच्छा और इस दुआ के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस छोटी सी पनडुब्बी में 96 घंटे का ही ऑक्सीजन सस्टेनेंस का कैपेबिलिटी थी, तो अब ये अचानक उससे ज्यादा तो बढ़ नहीं जाएगी। तो इस वक्त उनकी जान जो है सभी ऑक्यूपेंट्स की बहुत ज्यादा खतरे में है। इस चीज से हम लोगों को वाकिफ होना चाहिए, और जिनके आपने नाम बताए हैं वो लोग, उसमें देखा जाए तो केवल 3 पैसेंजर थे। मिस्टर हैमिश हार्डिंग जो ब्रिटिश नागरिक हैं, और पाकिस्तान के शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद, ये लोग जो है 3 एक्चुअल में पैसेंजर हैं। बाकी जो पॉल हेनरी का आपने नाम बताया वो टाइटैनिक का जो मलबा जिसे देखने के लोग ले जाते हैं उसके एक्सपर्ट है, टाइटैनिक एक्सपर्ट है वो। तो एक तरह से आप उनको टूर गाइड समझ लीजिए। और पायलट का जो उनका काम कर रहे थे वो सीईओ खुद थे। तो ये एक, जिसे आपने बताया डायमेंशंस के हिसाब से बहुत बड़ी पनडुब्बी नहीं है, केवल एक ट्यूब शेप की चीज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अंदर से खोला नहीं जा सकता। इसको जो है 17 नट बोल्ट से बाहर से जाम करके टाइट करके बंद किया गया है, जिसके कारण अंदर से खोल के बाहर आने का कोई चांस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप सबमरीन्स का ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे तो इसको डूबने का और बाहर निकलने का क्या तरीका रहता है। आप अगर जैसे अभी स्क्रीन पर उस छोटी पनडुब्बी की शक्ल दिखा रहे थे, तो उसके दोनों साइडों में टैंक्स लगे हुए गोल गोल बड़े बड़े थे। ये देखिए जो टैंक्स हैं, ये टैंक्स पानी से भर दिए जाते हैं, और ये अपने पैसेंजर्स के और इस पानी के भार से जब इंजन चलता है पीछे उसका, तो वो उसको अंदर डुबो देता है, और इस तरीके से वो डेप्थ में चली जाती है। और जब उसको बाहर आना होता है तो वो इस पानी को जेटिशन मतलब बाहर निकाल देते हैं, जिससे उसमें पानी की जगह हवा, और उसमें पानी की जगह हवा भर जाती है। तो आपको पता है कि हवा से भरी हुई चाहे ट्यूब हो या कोई भी चीज हो, वो अंदर नहीं रह पाएगी, वो ऊपर को उठेगी। तो इसी सिस्टम के साथ ये बाहर आती है, और इसके ऊपर जो है जो प्रोपेलर लगा हुआ है, जो इंजन लगा हुआ है, उसके सहारे ये बाहर आ जाती है। अब इसको नेविगेट करने के, चलाने के, लेफ्ट राइट करने का सिस्टम जो है बिल्कुल छोटा सा, जैसे वो हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो वीडियो गेम का जो गेमिंग कंसोल होता है उस प्रकार का इसका कंट्रोल है। टोटल स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह इस प्रकार से है। ये बैटरी ऑपरेटेड है, और इसमें जो भी वो है ऑक्सीजन बनाने का कोई जरिया नहीं है। ओके। तो इसमें मतलब जो स्टोर करके लेकर गए वही ऑक्सीजन रहेगी,
वहां पर कोई रिसाइकल या रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता ऑक्सीजन? जी नहीं, उसमें जो है जैसे अब आप मिलिट्री सबमरीन की बात कर रहे हैं तो उनके अंदर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब पानी को तोड़ करके इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम से प्रोसेस किया जाता है और उस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को तोड़ के अलग करके ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। लेकिन ये एक इतनी छोटी सी पनडुब्बी है जिसमें आपने खुद बताया कि इसके अंदर स्पेस इतनी कम है कि आप घुटनों के बल बैठ भी नहीं सकते हैं और खड़े होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप एक तरीके से लेटे हुए पोजीशन में जाते हैं और इस सबमरीन के अंदर केवल एक विंडो है जिससे आप बाहर देख सकते हैं। और आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि ये सबमरीन कितना अंदर गई हुई है जी। जो टाइटैनिक का मलबा न्यू फाउंडलैंड से कम 400 किलोमीटर दूर जमीन से तकरीबन नियरेस्ट जमीन से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है और वो 14,000 फुट की गहराई में है पड़ा हुआ। तो 14,000 फुट की गहराई मतलब तकरीबन 4 से 4.5 किलोमीटर पानी के अंदर जी। अब वहां तक इसकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इस सबमरीन को पहुंचने के लिए लगता है 2.5 घंटे का टाइम, लेकिन ये तकरीबन 1.25 घंटे चलने के बाद इसका कनेक्शन इसकी मॉनिटरिंग टीम से टूट गया है और उसके बाद ये बाहर नहीं आई है, सरफेस पे नहीं आई है। और इसका मतलब इन्होंने उसको कुछ ना कुछ जो उसका पानी निकाल करके और हवा भर करके अगर ऊपर आने का ये प्रयास करते तो आ सकते थे। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इंजन फेलियर, कोई ना कोई सिस्टमिक फेलियर इनके अंदर हुआ है जिसके कारण के ये ना तो नीचे जा पाए हैं और ना बाहर आ पाए हैं। सर आपके जरिए ये भी समझना चाहेंगे जी 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 कर्नल साहब, आपके जरिए ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर ये जो पनडुब्बी बनी है जिसके अपने मेक के बारे में हमको बताया गया, काफ़ी टेस्टिंग भी होती होगी, मतलब इतने बड़े सीधे अपन जा रहे हैं तो उसकी टेस्टिंग होती होगी और क्योंकि उसमें इंसान को लेकर जाया जाएगा तो ये क्या वो प्रक्रिया से नहीं गुजरी होगी और सीधे इतने बड़े प्रोजेक्ट में ले गए और जब इस तरह के वीवीआईपी लोग उसमें जा रहे तो और भी खास तौर पर इसमें तो ध्यान रखा जाना चाहिए। तो कर्नल सर से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और हम अपने दर्शकों को बता दें कि पूरा मामला क्या है। पूरा मामला दरअसल इस पनडुब्बी से जुड़ा हुआ है जिसमें ये जो पनडुब्बी है वो अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जो जहाज जो डूबा था उसके मलबे को देखने के लिए ये गए थे। इस दौरान 96 घंटे का लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी कि ऑक्सीजन सिस्टम उसके अंदर मौजूद था कि भाई 96 घंटे के अंदर उनको वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन 96 घंटे बीत जाने के बावजूद भी करीब 1 घंटे 50 मिनट बाद ही इसका रडार से संपर्क छूट गया था। उसके बाद से लगातार जो है रडार से हटने के बाद इसमें ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी टाइटन को अटलांटिक महासागर में ढूंढा नहीं जा सका। और टाइटन जो है, ये जो पनडुब्बी का नाम है टाइटन, तो वो अटलांटिक महासागर में जो है जिसमें एक पायलट 4 पैसेंजर, उसमें वो शख्स भी सवार था जो कि पूरा गाइड भी करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी पानी उतरने के 1 घंटे 45 मिनट बाद रडार से गायब हो गई थी। इसमें सिर्फ 96 घंटे का लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही रहता है और अभी तक ये जो पनडुब्बी है टाइटन नाम की पनडुब्बी वो अभी तक उसको ढूंढा नहीं जा सका है। और इसी को लेकर हम समझने की कोशिश करें कि आखिर कितने परसेंटेज अब चांसेस हैं कि इस पनडुब्बी में सवार जो लोग हैं उन्हें बचाया जा सके, क्योंकि जिस तरह से कर्नल ओपी मिश्रा जी बता रहे हैं कि ये रिसाइकल नहीं होती है, ये ऑक्सीजन जो है रिसाइकल करने का कोई इसमें तरीका नहीं है। बैठने की जगह, क्योंकि ट्यूब नुमा जो है ये पनडुब्बी है, उसमें बैठने की जगह भी बहुत सीमित है, लिहाजा जो बैठे हुए लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो उसमें कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होंगे। और अब जिस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार अमेरिका चला रहा है, अब फ्रांस से रोबोट भी भेजे जा रहे हैं, तो अब उम्मीद तो ज़रूर है और उम्मीद पर दुनिया कायम है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का सही इस्तेमाल करके जो है इन तमाम जो लोगों को बचाया जा सकेगा। इस तरह की कोशिशें की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल आखिर यही है कि इतने बड़े ऑपरेशन पर अगर ये पनडुब्बी गई है, देखने गए हैं, एक कमर्शियल टूर था, एक व्यावसायिक टूर था, और हम अक्सर देख रहे हैं कि आजकल जो कई जो रईस लोग हैं वो स्पेस शिप में जाते हैं, चंद्रमा को के लेकर भी बुकिंग हो रही है। हमने देखा कि मस्क जो है, एलन मस्क हैं, वो भी इस तरह के टूर कराने के लिए योजना बना रहे हैं और अब समुद्र की गहराइयों के बीच में जाके इस तरह का टूर कराना है, पनडुब्बी के जरिए दिखाना। हालांकि इस तरह के ऑपरेशन जो है नेवी का कहा जाए या सुरक्षा बलों का कहा जाए तो वो इस तरह का ऑपरेशन करते रहते हैं, लेकिन इस पनडुब्बी के बारे में जो जानकारी समझ में आ रही है वो ये कि करीब बाहर से पूरी पनडुब्बी को 17 बोल्ट के जरिए कसा गया है, यानी कि अगर आप फंस चुके हैं तो अंदर से खोलकर बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है।
कोई लाइफ सेविंग जैकेट का कोई इसमें ऑप्शन स्वाभाविक है कि जब खोलने की आपको जब इसमें सिस्टम ही नहीं दिया गया तो आपको उसमें बचाव का या ऑक्सीजन सिलेंडर का वहाँ पे जगह ही नहीं छोड़ी गई है। तो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि सिर्फ अंदर जो ऑक्सीजन का जो स्टॉक लेके ये पनडुब्बी गई उसी के सहारे ये जो है पनडुब्बी में रहने वाले जो पनडुब्बी के सफ़र करने वाले लोग थे उसके भरोसे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया। और फेल होने पे सवाल उठाना इसमें किस तरह से जायज़ हो, क्योंकि जब जो कंपनी के जो सीईओ हैं जिसकी ये पनडुब्बी बनी हुई है वो खुद इस पनडुब्बी में सवार थे और अब इसको लेकर जो है लगातार अभी प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर कैसे जो है इस पनडुब्बी को ढूंढा जा सकेगा। हमारे साथ कर्नल ओपी मिश्रा लगातार जुड़े हैं। कर्नल सर, अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम what could be the possible rescue operation which can be conducted in this deep Atlantic Ocean, और किस तरह से कौन से ऐसे ऑप्शंस बाकी बचते हैं कि इन्हें बचा जाया जा सके, क्योंकि आप लगातार इस बड़े ऑपरेशंस को देखते रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कनाडा की टीम और अमेरिकन कोस्ट गार्ड और अदर जितने वो हैं एजेंसीज हैं वो इस खोज खबर में और इसमें लग चुकी हैं, जिसके कारण इसको ढूंढने का काम तो चल रहा है। लेकिन उसमें क्या है, जो दो प्रकार की हम लोग इस्तेमाल करते हैं ढूंढने के लिए, खोज के लिए, उसको बोलते हैं सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल्स। तो ये जो सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल है ये बहुत ज्यादा डीप नहीं जा पाते हैं। ये छोटे छोटे जो आपके स्कूबा डाइवर्स या कोई कम गहराई वाले लोगों को ढूंढने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, तो उन लोगों को ढूंढने के लिए। लेकिन इसके अलावा जो है हमारे पास इंटरनेशनल लोगों में मार्केट्स में रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं, जैसे कि कर्व 21। इसकी कैपेसिटी है कि ये 20,000 फुट नीचे समुद्र के पानी के नीचे जा करके उसको ढूंढ के ला सकती है। तो इस प्रकार के व्हीकल लगे हुए हैं। साथ में हवाई जहाज भी कई सारे लगे हुए हैं जो कि ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या नीचे से उनका कोई सिग्नल या कोई आवाज आ रही है, जो कि मिली भी थी। कुछ एक हवाई जहाजों ने बताया कि कनाडा के जहाज ने बताया था। हाँ, उन्होंने रिपोर्ट किया था। तो उस प्रकार से वहां जरूर हमने होम ऑन कर लिया था कि तकरीबन इतने इलाके में इस सबमरीन के होने की संभावना है। लेकिन ये आप देखिए कि एक 20 फुट की चीज, 20 फुट से भी कम की एक ट्यूब आप इतने बड़े ओशियन में ढूंढने निकले हैं, तो ये इसको बोलते हैं कि भूसे में सुई ढूंढने से भी दुष्कर कार्य है ये। तो एक बार फिर मैं कर्नल साहब ये भी समझना चाहेंगे फ्लोट होने के कितने चांसेस, अगर मान लीजिए कि कोई इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर कोई सिस्टम फेलियर होता है तो पनडुब्बी अपने आप जो है तैरती ऊपर की ओर आ जाए, सतह के ऊपर आ जाए, कोई इसमें ऐसा सिस्टम होने की उम्मीद आप देख रहे हैं? देखिए, वही जैसे मैंने बताया था कि ऊपर आने का इसका सिस्टम यह है कि जो टैंक्स इसमें भरे हुए पानी से अपना भार बढ़ाने के लिए, और जो इसके 5 आदमी इसमें ऑलरेडी हैं। अब मान लीजिए अगर इंजन बंद हो जाता है तो किसी का तरीके से अगर वो टैंक खाली किए जा सकते तो उसमें हवा भरने के कारण वो टैंक्स उसको ऊपर को ला सकते थे और वो एक एयर ट्यूब का काम कर सकते थे। लेकिन मुझे यही डर लग रहा है कि शायद उनका ये सिस्टम फेल हो गया, जिसके कारण अब वो ऊपर आने की संभावना उनकी कितनी है वो बहुत कम है, और कुछ सिस्टमिक फेलियर के कारण ही वो ऊपर नहीं आ पाए। अदरवाइज अगर उनको इमरजेंसी में अगर अबोर्ट करना होता, जैसे कि 2.5 घंटे की जगह 1 घंटा 45 मिनट के बाद उनका संपर्क टूटा है, तो वो सरफेस से मतलब अभी तक तलहटी में नहीं पहुंचे थे। तो उस बीच में अगर उन्हें खतरा लगता और उनके कंट्रोल में ऐसी चीज होती तो वो पानी को निकाल करके अपना भार कम करके उसमें हवा भर करके और ऊपर आने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा उनके साथ दुर्घटना हुई है जिसके कारण वो ऊपर आने में भी समर्थ नहीं हुए और उन्हें बचने का भी कोई और तरीका नजर नहीं आया। कर्नल साहब, अक्सर इस तरह की जब डाइव रहती है तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, भाई अगर ये फेल हो जाए तो ये प्लान बी हो जाएगा, प्लान सी। तो कोई इसमें कोई इस तरह कोई संभावना आप देख रहे हैं कि भाई इन लोगों ने फिर भाई नहीं साहब ये अगर फेल हो गया तो कोई चांस ही नहीं है खत्म, मतलब इतने पॉइंट ऑफ रिस्क पे इन्होंने ये यात्रा की होगी? बस वही तो मैं कह रहा हूँ ना आपको कि जब हम एडवेंचर के नाम पे और अपना प्रॉफिटियरिंग के नाम पे प्राइवेट कंपनियों को इस प्रकार की
कार्रवाई करने का छूट देते हैं, तो वो छूट किसकी जिंदगी पर भारी पड़ेगा वो आप नहीं कह सकते। क्योंकि जब इतना छोटा सा प्लान, ये बैटरी ऑपरेटेड एक छोटी सी सबमरीन आपने बनाई है, जो कि मेरे विचार से एक टॉय की तरह ही है, एक खिलौने की तरह है, तो इसमें कहाँ इतनी कैपेसिटी है कि वो प्लान ए कर सके, प्लान बी कर सके, प्लान सी कर सके। उसकी कैपेसिटी इसमें तो नहीं रही होगी, जिसके कारण आज हमें ये डिजास्टर और ये आज एक्सीडेंट देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही दुखद ये है। और इसीलिए मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि हर चीज में गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और हर चीज में जो है आदमी मॉनिटर करने की कोशिश करती है सरकार, और फ्री हैंड नहीं दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर को। तो उसमें मेरा कहना यही है कि इस प्रकार का फ्री हैंड जो डेंजरस हो वो देना भी नहीं चाहिए, और जब तक आप सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ पूरी तरह से उसके आयामों में खरे ना उतरें, तब तक आपको इस तरह का कोई भी एडवेंचर करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो स्पेस में भेजने की हो, चाहे वो सी में भेजने की हो। अंडर वाटर जो एटमॉस्फेयर है वो ऊपर के एटमॉस्फेयर से भी ज्यादा खतरनाक है। आप ये देखिए कि अंडर वाटर की परेशानियां क्या है, चैलेंजेस क्या हैं। अंडर वाटर में आपको जैसे जैसे नीचे जाएंगे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर घटता है, अंधेरा बढ़ जाता है, आपके पास लाइट नहीं है, दिन रात आपको एक जैसा दिखेगा। आपके पास अगर कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है तो नीचे 400, 500, 600 मीटर के बाद में सूरज की लाइट नहीं जा सकती है। आप 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर अंदर डाइव कर रहे हैं, वहां पर घुप अंधेरे की सिचुएशन होगी। उस घुप अंधेरे में अगर आप हैं और आपके पास टेम्परेचर इतना डाउन है और वो आप अपने आप को गर्म रखने के लिए बैटरी हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं केवल, और वो बैटरी फेल हो जाती है या बैटरी में किसी प्रकार की गड़बड़ हो जाती है, तो आप फ्रीज होके हाइपोथर्मिया से ही मर सकते हैं जी। तो इस प्रकार से एक बात बता दें हम आपको कि पानी, समुद्र, ये किसी के दोस्त नहीं होते, किसी पर मर्जी नहीं करते हैं, ये दया नहीं दिखाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप उनके साथ खेलेंगे और बिना अपना सेफ्टी प्रिकॉशंस के खेलेंगे तो इसका नतीजा डिजास्टर ही हो सकता है। सर कोई समुद्री जीव का भी कोई, क्योंकि पूरी तरह से आप बता रहे हैं कि तलहटी में नहीं जा पाए, तो क्या कोई समुद्री जीव भी वहां पर कोई टकराहट से, क्योंकि जो वैसल है वो कितना स्ट्रांग रहा होगा, ऐसी कोई संभावना? और समुद्री जीव इस लेवल पर इतने बड़े, तो देखिए जो बड़ी से बड़ी फिश हैं वो भी इतना नीचे डाइव नहीं करती हैं, वो भी क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन का जरूरत होता है, सरफेस पे आने का जरूरत होता है। इसलिए कोई ऐसा जीव जो इस डेप्थ पे रह रहा हो उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल से कोई जीव जंतु वाला इस डेप्थ के अंदर, जबकि 1 घंटा 45 मिनट इन्होंने ट्रेवल कर लिया था, तो हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि आधे से ज्यादा डिस्टेंस, तकरीबन 2 किलोमीटर से ज्यादा का डेप्थ ये ऑलरेडी कवर कर चुके थे। तो 2 किलोमीटर के अंदर कोई इतना बड़ा जंतु जो 20 फुट की चीज को तोड़ सके या कर सके, अगर, और फिर मेरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर उसको किसी जंतु ने तोड़ दिया होता तो उसको टूटने के बाद तो उसके कुछ ना कुछ टुकड़े ऊपर आते, सरफेस पर आते, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई जंतु वाला कोई कहानी होगा इसमें। जी जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आपने न केवल विषय को समझाया बल्कि एक नसीहत भी आपने दी कि सिर्फ एडवेंचर यानी कि रोमांच के नाम पर जो आजकल एक फैशन सा बन गया है, और जो जितना अमीर होता है सर वो उतना ही बड़ा एडवेंचर करता है, पता नहीं दुनिया को दिखाने के लिए, देखिए हम ये जो है कारनामा करके लाए हैं, और कारनामा कब करतूत में तब्दील हो जाती है ये समझ में नहीं आता है। देखिए इसमें मेरा कहना यह है कि जितना बड़ा आदमी बड़ा एडवेंचर, वो बात नहीं है, बात ये है कि हम एडवेंचर किसको समझते हैं और एडवेंचर करने कौन जा रहे हैं। जेब में आपके पैसा है, आप स्काई डाइविंग से लेकर के, स्कूबा डाइविंग से लेकर के और पैरा ग्लाइडिंग, पैरा सेलिंग, आप जाने कितने प्रकार के एडवेंचर कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं, लेकिन जो आदमी, मान लीजिए मैं आज की तारीख में हैंग ग्लाइडिंग के लिए जाता हूँ, पहाड़ पे चला गया मैं जी एज अ टूरिस्ट, वहां पर जाकर के मैंने पैसे दिए, अपना टिकट कटाया और मैं शामिल हो गया उसमें। मुझ में क्या काबिलियत है या मैं उसको कहाँ तक ट्रेंड हूँ, क्या मैं उसको सस्टेन करने के लिए, या उसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज है? मुझे कोई नॉलेज नहीं है।
हो सकता है मुझे 2 मिनट 4 मिनट के लिए वो बंदा ब्रीफ करे कि साहब आप ऐसे करिएगा, और अगर आप जैसे स्कूबा डाइविंग के लिए जब हम जाते हैं तो वो हमें 3 4 5 मिनट की ब्रीफिंग देता है कि अंदर इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, आप उंगली का निशान ऐसे करेंगे, अंगूठे से ऐसा करेंगे, क्योंकि बातचीत तो कर नहीं सकते जी। वो 5 मिनट की ट्रेनिंग के साथ अगर आपको वो लेके जा रहा है नीचे, तो आप उस आदमी की एक्सपर्टीज पर 110% डिपेंडेंट हैं। जो हैंग ग्लाइडिंग में आपके साथ पायलट जा रहा है, आप उसके पास डिपेंडेंट हैं। जो आपको स्काई डाइविंग पे आपके साथ जा रहा है और जो आपको स्काई डाइविंग करवा रहा है, आप अपनी नहीं उसकी स्किल्स पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आपकी तो कोई स्किल है ही नहीं। अब अगर आप जो है उस व्यक्ति की ट्रेनिंग नहीं देखेंगे, अगर गवर्नमेंट उस व्यक्ति का ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड नहीं देखेगी, उसके पास कैसा इक्विपमेंट है उस पर मॉनिटरिंग नहीं होगी, वो कितना एक्सपीरियंस हो चुका है, इस चीज को अगर नहीं देखेगी, तो वो दूसरों की जान को खतरा दे रहा है ना, खतरे में डाल रहा है ना। बिल्कुल। तो हमारी अपनी जो है, हम पैसा तो खर्चा कर रहे हैं लेकिन हमारी कोई काबिलियत नहीं है। हम डिपेंडेंट एक ऐसे अनजान आदमी के ऊपर है, अगर सरकारी तौर पर उसकी हम जांच तसल्ली बख्श ना करें और ईमानदारी से ना करें, तो वो नेशनली दूसरे के लिए खतरा होगा। अब दूसरे फॉरेन कंट्रीज में आप देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखिए, तो वहां पर पैसा दे करके प्राइवेट कंपनियां अपने हिसाब से सब चला रही हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम है जी। तो उसी कारण आज की तारीख में आपके सामने ये डिजास्टर आ रहा है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं ओपी सर की कहीं ना कहीं एडवेंचर करने का जो है लेवल है वो ये उस पर डिपेंड करता है कि हम कितने स्किलफुल हैं, हम खुद उस कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए कितने जो है पारंगत हैं। और अगर हम ऐसा नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हम उस व्यक्ति पे आश्रित हैं जो हमें वो रोमांच के लिए लेकर जा रहा है या जिसके भरोसे में रोमांच करने की कोशिशों में जुटे हैं। और शायद संभवतः इस वैसल का यही हाल हुआ। फिलहाल तो हम यही उम्मीद करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि सभी जो लोग हैं सुरक्षित हों, क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसी विचारधारा का जो है पालन करता है जो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। और अगर अपने परिवार के जन अगर इस तरह के संकट में हों, ग्रसित हों, तो हम सभी उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में हो सकुशल वो निकल पाए, रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो पाए। इसी उम्मीदों के साथ कर्नल ओपी मिश्रा जी, आपका इस तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम पहलुओं को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद सर। थैंक यू, जय हिंद। तो इस वेसल को लेकर या यूं कहें इस पनडुब्बी को लेकर जिसका नाम टाइटन है, टाइटन जो है वो टाइटैनिक को देखने के लिए जाती है, लेकिन क्या इसका अंजाम भी उसी टाइटैनिक की तरह होने जा रहा है, इसको लेकर हम अंग्रेजी में कहावत है कि कीप द फिंगर क्रॉस। हम अभी सिर्फ यहाँ पर अटकली लगा सकते हैं, हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि ये जो पनडुब्बी है उसमें सवार जो लोग हैं वो सकुशल बाहर आ जाएं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जैसे हम लगातार बता रहे हैं कि इस सागर की इस गहराइयों के बीच में आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और यहाँ पर ये जो पनडुब्बी है जो कि खुद गई है, 96 घंटे का इसका रेस्क्यू का या यूं कहें लाइफ सपोर्ट सिस्टम था जो कि पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वेसल के शेप में है, ज़्यादा बैठने की जगह नहीं है और ऐसे में बहुत ही मुश्किल है कि किस तरह से इन लोगों को बाहर निकाला जा सके। पहले तो ढूंढना बहुत मुश्किल है और अथाह सागर में से और सागर की गहराइयों में से उनको निकालना एक बड़ा ही टास्क है। उम्मीद करते हैं कि इस टास्क में जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी जो टीम है वो कामयाब हो पाए। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।